नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइकी मिन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ लेक्चर सीरीज़ जो हम ले रहे थे BLIS 221 का, उसका ये अगला पार्ट है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं नॉलेज और इन्फॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये हमेशा ही शॉर्ट नोट या लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में एक ना एक आ ही जाता है। तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए फिर वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो इस लेक्चर में हमारा मेन फोकस रहेगा इन्फॉर्मेशन सोसाइटी और नॉलेज सोसाइटी। इन दोनों में क्या अंतर होता है, डिफरेंशिएशन आ जाता है, या फिर इनके स्पेशल फीचर्स पूछ लेते हैं, फैक्टर्स पूछ लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटी। तो इन दोनों को हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा जैसे रोल्स ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटी, तो ये सारे टर्म्स हम इसमें डिस्कस करेंगे। इनमें से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि या तो आपको इन्फॉर्मेशन सोसाइटी या नॉलेज सोसाइटी किसी एक पे आपको नोट टाइप का आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा, या फिर एक शॉर्ट नोट में आ सकता है, या तो डिफरेंशिएशन में आ सकता है। तो ये सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बस ये बताया है कि कैसे जो सोसाइटी थी प्रिमिटिव सोसाइटी से टेक्नोलॉजिकली एडवांस सोसाइटी तक आने में जो अप्स एंड डाउन्स आए, और जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, जो मतलब चीज़ें वहाँ से यहाँ जो हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें और कुछ नहीं है, बस सोसाइटिकल डेवलपमेंट और उसके नीड्स के बारे में बात किया गया है कि पहले क्या होता था, उतना वाइड नीड नहीं हुआ करता था, पर अभी जो सोसाइटी है, मॉडर्न सोसाइटी, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं कि उनमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गया है। तो वहाँ पे जो मोड ऑफ मतलब इंफॉर्मेशन है वो उनको और मतलब एक्स्ट्रा चाहिए, वो अलग सा मतलब नोवल आइडियाज़ वो लेके आ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें वन आफ्टर अनदर वो चीज़ें ऐड होती जा रही हैं हमारे लाइब्रेरी साइंस में, और ये हमारे लाइब्रेरी साइंस को और स्ट्रेंथन दे रहा है, बूस्ट दे रहा है। जोग्राफिकली और हिस्टोरिकली ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बताया है इसमें रोल ऑफ लाइब्रेरीज इन सोसाइटीज़। इसमें बेसिकली बस यही बताया है कि जो लाइब्रेरीज होती हैं उसका रोल क्या प्ले करती हैं रोल हमारी सोसाइटी में, हमारे सोसाइटियल डेवलपमेंट में। तो सबसे बेसिक इसमें रोल क्या होता है कि लाइब्रेरीज जो होती है एक कलेक्शन होता है, मतलब एक कलेक्शन करके रखती हैं चीज़ों का, रिटन रिकॉर्ड का, डॉक्यूमेंट्स का, हमारे मेमोरीज़ का, ये सारी चीज़ों का एक कलेक्शन करके लाइब्रेरी रखती हैं। फिर उसके बाद लाइब्रेरीज जो होती है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो रिसोर्स शेयरिंग का काम करती है। उसके बाद जो लाइब्रेरीज होती हैं वो प्रोवाइड क्या करती है, एक्सेस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कहाँ से एक्सेस करेंगे, आप लाइब्रेरी जाएंगे, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इसमें क्या बताया गया है, जैसे कि हाँ, ये जो चेंजिंग जो फेस था फ्रॉम से टू, ये पूरा यहाँ पे बताया गया है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ ये टेबल। जैसे कि पहले क्या होता था, कस्टोडियंस ऑफ बुक्स था लाइब्रेरी जो थी। अब क्या है, सर्विस ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। पहले उनके पास बस एक बुक का मतलब देख रेख करने का उनका वो एक जिम्मा था उनके पास। पर अब क्या है, अब उनका जो काम है वो सब शिफ्ट हो गया है। अब वो सिर्फ बुक का कस्टडी नहीं उनके पास है, बल्कि वो एक तरह से सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं टू द यूज़र। फिर उसके बाद है दूसरा, वन मीडियम टू मल्टीपल मीडियम। एक मीडियम में पहले लाइब्रेरी होती थी, एक ही लैंग्वेज में बुक आपको वहाँ पे देखने को मिलता था, पर अब बहुत सारे लैंग्वेज में आपको वहाँ पे बुक देखने को मिलेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर ओन्ड कलेक्शन से लाइब्रेरी विदाउट वॉल, मतलब कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का वो ओन कलेक्शन हुआ करता था, पर अब क्या है, अब गवर्नमेंट फंडेड लाइब्रेरीज आ गई हैं, तो हर व्यक्ति के लिए वो एक्सेसिबल है। उसके अलावा इन गुड टाइम टू जस्ट इन टाइम, यहाँ पे कहा गया है कि पहले लाइब्रेरीज का जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का जो टाइम था वो उनके अकॉर्डिंग हुआ करता था, जब उनको सूट करे। पर अब क्या है, जब उनके यूज़र को सूट करे
उस टाइम लाइब्रेरी खुली रहती है, मतलब 24/7 आवर। जब आपको मतलब लाइब्रेरी का एक्सेस लेना है आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं। उसके बाद इनसोर्सिंग एंड आउटसोर्सिंग। पहले क्या होता था, जैसे एक बार लाइब्रेरी में बुक आ गई तो वो वहीं पे रहेंगी। आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको वहाँ से नॉलेज चाहिए, आप वहाँ से जाके एक्सेस कर सकते हैं, पर आपको इशू करने का अलाउ नहीं था। पर अब क्या है आउटसोर्सिंग में कि आप अंदर भी पढ़ सकते हैं, आप चाहें तो बाहर भी उसको ले जा सकते हैं इशू करा के, या फिर और भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप बाहर उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर लोकल रीच से ग्लोबल रीच। पहले क्या हुआ करता था, सिर्फ पर्टिकुलर एरिया पे ही उनका फोकस हुआ करता था, पर अब ग्लोबली वो हर जगह एक्सेसिबल है। फिर वी गो टू द लाइब्रेरी कम्स टू यू। पहले मतलब जो व्यक्ति होते थे जिनको मतलब लाइब्रेरी से बुकें चाहिए होती थी, वो लाइब्रेरी जाके बुक अपने यूज़ की बुकें लेते थे। पर अब क्या हुआ है, अब मोबाइल लाइब्रेरीज़ आ गई है, मतलब मूवेबल। वो आपके डोर स्टेप पे आती हैं। आप अमेज़न, ये फ्लिपकार्ट, इतने सारे जो हो गया है, वहाँ से आप बुकें इशू करा मतलब वहाँ से बुकें ख़रीद सकते हैं, या फिर आप जो मोबाइल लाइब्रेरीज़ आती हैं उनसे आप परचेज़ कर सकते हैं, या फिर उनसे आप इशू करा सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी अभी चेंजेस ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग ये लाइब्रेरीज़ का भी फैसिलिटी चेंज हुआ। इसके अलावा हमारे पास है इंफॉर्मेशन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। ये तो बेसिक सा है, इसमें यही बताया गया है कि जैसे जैसे मतलब प्रिमिटिव जो सोसाइटी हुआ करता था, जो कल्चर बेस्ड सोसाइटी हुआ करता था, उस उनमें इंफॉर्मेशन जो हुआ करती थी वो लिमिटेड अमाउंट में होती थी। पर जैसे जैसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी में स्प्रेड होता गया, वैसे वैसे इंफॉर्मेशन का जो यूसेज होता गया, यूज़र होते गए, वो सारे बढ़ते गए। तो बहुत सारी इफ़ेक्ट आई, जैसे लोगों के माइंडसेट में बदलाव हुआ, लोगों को अवेयरनेस आने लग गया अपने इन एंड अराउंड के बारे में, लोग ज़्यादा जागरूक होने लग गए, एनवायरनमेंट के बारे में, हर चीज़ के बारे में उनको ज़्यादा नॉलेज होने लग गया। तो ये यहाँ पे ये सारी बातें बताई गई है। अब आता है हमारा इंफॉर्मेशन सोसाइटी। इंफॉर्मेशन सोसाइटी क्या होती हैं, इसके बारे में बहुत सारे जो राइटर हैं उन्होंने अपने अपने राय दिए हुए हैं। इंफॉर्मेशन सोसाइटी हैज़ विदाउट डाउट हैव बीन कन्फाइंड एज द हेजेमनी टर्म्स। मतलब ये बहुत ही एक सिंगल सा मतलब कोई टर्म नहीं है, ये बहुत ही वाइड टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर करती हैं। तो जो मैं आपको लेके चलता हूँ, जो उन्होंने डेफिनेशन दिए हैं, इंफॉर्मेशन सोसाइटी एवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट। अब इवॉल्व कैसे हुआ ये हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे बोला गया है द कमिंग पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। जैसे कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी आया तो उससे हमें लगता है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी हमारे सोसाइटी में आ गया था। मतलब लोगों को उस टाइम क्या था, इंफॉर्मेशन चाहिए थी, नया नया चीज़ें सोसाइटी में हो रही थी, तो लोगों को और ज़्यादा उनको जानने का इच्छा हो रहा था। तो उसके लिए क्या था, उनके पास इंफॉर्मेशन की ज़रूरत थी। तो उस चेंजिंग फेज़ को हम बोल सकते हैं कि वो एक एवोल्यूशनरी फेज़ था इंफॉर्मेशन सोसाइटी के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें तो नोवेलिटी सोसाइटी में जो था, नोवेलिटी आ गई थी, लोगों के पास नोवल आइडियाज़ आ रहे थे, अलग अलग तरीके के डेवलपमेंट हो रहे थे। तो ये सारी चीज़ें, जो कास्ट सिस्टम था, जो मैरिज का इंस्टीट्यूशन था, वो सारी चीज़ें बदल रही थी सोसाइटी में। तो ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आ गए थे, उनके पास सोचने समझने की, गलत और सही में डिफ्रेंशिएट करने की जो थी वो कैपेबिलिटी आ गई थी। पहले इंफॉर्मेशन सोसाइटी का ये सारी मतलब इन्होंने रोल प्ले किया। उसके बाद यहाँ पे कई सारे डेफिनेशन दिए गए हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी के। तो यहाँ से मैं आपके लिए कुछ डेफिनेशन आप पढ़ देता हूँ। जैसे यहाँ पे ये दिया है, अकॉर्डिंग टू ब्रैनकॉम्ब, it is a society where the majority of people are engaged in creating, gathering, storage, processing और distribution of information। इंफॉर्मेशन सोसाइटी एक ऐसी प्लेस है, एक ऐसी जगह है जहाँ पे लोग होते हैं, वो उनका काम क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एंगेज इन क्रिएटिंग, उनको क्रिएट करने में, किसी चीज़ को क्रिएट करने में, बनाने में, गैदरिंग, उनको कलेक्ट मतलब इकट्ठा करने में, स्टोरेज मतलब उनको इकट्ठा करके एक जगह मतलब रखने में, और प्रोसेसिंग मतलब उसको
प्रोसेस करने में, वो इन्फॉर्मेशन मतलब हमारे यूज़ के है, मतलब उसमें से बाइफरकेट करने में, वीड आउट करने में, और फिर डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार वो सारी चीज़ें हो गई तो फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, ये पूरा काम होता था इंफॉर्मेशन सोसाइटी। मतलब अगर जहाँ पे भी ये सारी चीज़ें हो रही है तो वो उसको कहते हैं इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और एक दूसरा यहाँ पे दिया है इन्होंने, मैनफ्रेड कोचन ने, कि ये लिखते हैं, द सिंपल नोशन ऑफ सोसाइटी इन विच इंफॉर्मेशन rather than material flow constitute most of its communication and control. Exchange is extended to stress that most members generally knowledged by knowledge-based production that are acknowledged extensively. यहाँ पे बेसिकली बोला है कि जो भी मतलब इन्फॉर्मेशन जो जनरेट हो रहा है वो लोगों के थ्रू जनरेट हो रहा है, लोगों के यूसेज के लिए जनरेट हो रहा है, और लोग उसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं, मतलब वो उससे रिलेट कर रहे हैं क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत है। फिर आप नीचे मैं आपके लिए एक और पढ़ देता हूँ। मार्टिन जेम्स ने बोला है, द टर्म information society has come to represent society at an advanced post-industrial stage, characterized by high degree of computerization, large volume of electronic data transmission, and an economic profile heavily influenced by the market and employment possibility of information टेक्नोलॉजी। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने बोला है कि इंफॉर्मेशन सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जो कि पोस्ट इंडस्ट्रियल स्टेज की से मतलब शुरू हुई थी, और कैरेक्टराइज इन्होंने कैसे किया है कि वो कंप्यूटराइज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वहाँ पे चीज़ें बहुत सारी थी, कंप्यूटर के बेस पे सारी चीज़ें चल रही थी। लार्ज वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेटा, मतलब जो भी लोग थे उनके पास अब ना हार्ड कॉपी के अलावा उनके पास सॉफ्ट कॉपी भी आने लगी थी। उसके अलावा जैसे इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्पीडली हो रहा था, तो लोग क्या थे, लोग डिपेंडेंट हो गए थे वरना एक दूसरे पे। तो यहाँ पे इन्होंने ये बोला है। तो ये दो चार कुछ डेफिनेशन है जो इन्होंने बताया है। अब मैं आपके लिए फैक्टर बता देता हूँ जो कि हमारे एग्ज़ाम में ये भी आता है, इम्पॉर्टेंट है। फैक्टर डिटरमाइनिंग द अराइवल ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। कौन कौन से वो फैक्टर है जिससे हमें पता चलता है कि जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है वो हमारे सोसाइटी में आ गई थी। तो यहाँ पे पहला जो फैक्टर यहाँ पे दिया है, जैसे कि डाटा एक्सप्लोजन। जो डेटा एक्सप्लोजन होता है, जैसे कि एकदम से मतलब इंफॉर्मेशन का बिल्कुल ही भंडार लग जाना, तो इससे हमें पता चला कि इंफॉर्मेशन मतलब ये इंफॉर्मेशन सोसाइटी का मतलब एक तरह से मतलब ये फैक्टर है। क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो उससे पहले लोग क्या थे, उनके पास उतना ज़्यादा मतलब उनके पास उतना ज़्यादा स्किल नहीं हुआ करता था। स्किल कैसे आया, जब इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हुआ, लोगों के पास अवेयरनेस आया, जागरूकता हुई, तब उनके पास ये सारी चीज़ें आने लगी। फिर दूसरा हमारा फैक्टर है द ग्रोइंग इन्फॉर्मेशन कॉन्शियसनेस एंड इंफॉर्मेशन डिपेंडेंस ऑफ सोसाइटी एट लार्ज। मतलब लोगों के पास इंफॉर्मेशन आने लगी तो उनको क्या हुआ, उनको वो कॉन्शियसनेस हो गया, मतलब वो जागरूक हो गए अपने इन एंड अराउंड के जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उनको लेकर। या फिर वो डिपेंडेंट हो गए सोसाइटियल मतलब फैक्टर्स पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करती थी। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो कुछ लर्निंग सिखा रहा है तो लोग उस पर हैविली डिपेंडेंट होने लग रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फैक्टर हैं ये यहाँ पे। और एक और है द एक्सिलरेटिंग डेवलपमेंट इन कंप्यूटराइजिंग एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था, कंप्यूटराइजिंग टेक्नोलॉजी होने लग गया, हर चीज़ मतलब कंप्यूटर द्वारा गाइडेंट करने लग गई। और जो जैसे टेलीकम्युनिकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह दूर संचार का जो माध्यम हो गया वो भी बहुत इजी हो गया इंफॉर्मेशन सोसाइटी में। उसके बाद यहाँ पे वही बात की गई है जो हमने अभी ऊपर मैंने आपको बताया। फिर फैक्टर पर्सपेक्टिव ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी। यहाँ पे बेसिकली 3-4 फैक्टर दिया हुआ है, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर, ऑक्यूपेशनल फैक्टर, कल्चरल फैक्टर। तो ये सारी भी फैक्टर इसमें हैं। इसमें बस ये बताया गया है कि जैसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी आया तो क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस हो गया हमारा सोसाइटी, इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो गया मतलब सोसाइटी में। और फिर उसके बाद जैसे इकोनॉमी जब टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो गया, ये सारे एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली हम एडवांस होते गए वैसे ही इकोनॉमिकली हम प्रॉस्पर होते गए। उसके बाद हमारा ऑक्यूपेशन
एजुकेशनल सेक्टर की बात करें तो ये हमारा टेक्नोलॉजी पे और इकोनॉमी पे ये भी डिपेंडेंट है कि जैसे कि टेक्नोलॉजी आया, हम हमारे पास इकोनॉमिकली हम प्रॉस्पर होते गए, तो ऑक्यूपेशन भी हमें उसी लेवल का ऑक्यूपेशन भी मिलता गया। पहले क्या होता था कि लोगों के पास फ्यू नंबर ऑफ ऑक्यूपेशन होते थे, उन्हीं में से वो वर्ना सिस्टम की जो जैसे हम बात करते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ प्रिवेलेंट थी। पर जैसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी आया, ये सारा जो सिस्टम था ये बिल्कुल ही चेंज होता गया। कल्चरल में भी बहुत सारी चेंजेस आई। जैसे मैरिज इंस्टीट्यूशन की बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। जैसे कि गर्ल चाइल्ड जो होती थी उनको क्या होता था कि अलाउ नहीं था कि वो एक्सेस करें मतलब इंफॉर्मेशन को, और उनको तो ये सारी चीज़ें क्या हुई कि जैसे जैसे मतलब इन्फॉर्मेशन आता गया तो कल्चर में भी काफ़ी सारी चेंजेस आने लग गए। तो ये सारा फैक्टर था यहाँ पे। हम ये हमारा ये कंप्लीट हो गया इंफॉर्मेशन सोसाइटी। अब हमारा है इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बाद आता है नॉलेज सोसाइटी। तो नॉलेज सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी में मैं आपको डिफ्रेंसिएशन बता देता हूँ, फिर आपको नॉलेज सोसाइटी वैसे ही समझ में आ जाएगी। नॉलेज सोसाइटी और इंफॉर्मेशन सोसाइटी में क्या डिफरेंस होता है। नॉलेज और इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे कि किसी ने आपके पास एक बुक है, उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, जब तक वो बुक में है वो इन्फॉर्मेशन है, पर जैसे ही उसने आपने उसको पढ़ा, आपने उसको समझा और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उस चीज़ को लेके आए, तो वो जो इन्फॉर्मेशन था वो आपका नॉलेज बन गया। तो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज में ये डिफरेंस होता है। तो हमने तो पहले इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बारे में पढ़ लिया कि कैसे इन्फॉर्मेशन आया हमारे पास, हम लोगों ने उसको एनग्रोस किया, अब उसको हमने नॉलेज बना लिया, तो हम नॉलेजेबल एक सोसाइटी एज अ पर्सन हो गए। और हमने उस नॉलेज को हमने किस किस वे में हमने ट्रांसफॉर्म किया। जैसे कि हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते गए क्योंकि हमारे पास नॉलेज हो गया, हम उस पर डिपेंडेंट नहीं रहे किसी चीज़ पे, क्योंकि हमारे पास एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें मैन काइंड में धीरे धीरे आती गई जैसे जैसे उन्होंने इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करते गए। तो ये सारी बातें नॉलेज सोसाइटी की है। उसके नीचे मैं आपको यहाँ पे बताया है कि डेफिनेशन, चलिए वैसे तो मैंने बता दिया बट फिर भी एक डेफिनेशन आपके लिए पढ़ देता हूँ। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर बाय नॉलेज एज अ कोर रिसोर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे बोल रहा है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ सोसाइटी का, इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने का और फिर नॉलेज को मतलब एक्वायर करने का, उसने बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मेशन किया सोसाइटी में भी। तो वो सब कैसे हुआ, हम लोगों ने इंफॉर्मेशन को अपने नॉलेज मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग में लेके आए और फिर उससे डेवलपमेंटल प्रोसेस हुआ सोसाइटी में। बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज आए और जो एग्जिस्टिंग चेंजेस थे, जो बहुत सारे मतलब चीज़ें थी, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, माइंडसेट चेंज किया, अवेयरनेस आया लोगों के पास, बहुत सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आ गए हमारे पास। तो ये सारे कैसे हुए चीज़ें, ये सारा हुआ हमारे पास नॉलेज के कारण। तो हमारे पास अगर हम नॉलेज सोसाइटी की बात करें कि कौन कौन से हमारे पास नॉलेज सोसाइटी हैं, तो जैसे कि हमारा जो न्यूज़ चैनल है वो क्या है, वो एक तरह से नॉलेज सोसाइटी है, वो हमें एक तरह से नॉलेज प्रोवाइड करता है। हमारी जो बुकें हैं वो तभी मतलब वो एक तरह से इन्फॉर्मेशन है, बट जब हम उसको एनग्रोस कर लेते हैं तो वो हमारा नॉलेज बन जाता है। तो ये सारी जितनी भी स्कूल्स हैं हमारे, ये सारा हमारा नॉलेज सोसाइटी है। हम अपने अंदर एक नॉलेज का पूरा चीज़ लेके आते हैं। तो नॉलेज सोसाइटी में बेसिकली यही बात किया गया है। इसके कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर की बात करें तो इसमें भी ज़्यादा कुछ है नहीं, बस यहाँ पे भी यही बोला है कि देयर आर मैनी कंपोनेंट ऑफ नॉलेज सोसाइटी। फर्स्ट ऑफ ऑल दीज इज़ अ ह्यूज quality of newly created knowledge in the field of continuously expanding and exponentially growing। हम कॉन्टीन्यूसली एक्सपैंड कर रहे हैं और एक्सपैंड करते 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 हम ग्रो भी कर रहे हैं। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये नॉलेज की वजह से हो रहा है। तो ये सारा यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि जैसे जैसे हमारे पास नॉलेज आया, हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते गए। हमारे जितने भी चीज़ें थी वो सारी हमारी सोसाइटियल चेंज हम लेके आए अपने सोसाइटी में। हम अपने अंदर पर्सनल चेंज हम अपने अंदर लेके आए। तो ये सारी चीज़ें कैसे हुई, ये सारी चीज़ें हुई हमारे नॉलेज की वजह से। तो स्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉलेज बेस्ड सोसाइटी,
स्टैब्लिशमेंट की बात करें तो यहाँ पे कुछ मतलब सोसाइटल टर्म्स की बात किया गया है कि जितने भी नॉलेज सोसाइटी होती हैं वो उनका काम क्या होता है, नोवल आइडिया लेके आना इकोनॉमी में, और उनके उसके द्वारा और मींस ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना। ये सारा नॉलेज सोसाइटी का एक मतलब काम होता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी तभी बहुत एक्सेलरेट कर गया जब हमारे पास नॉलेज सोसाइटी का स्टैब्लिशमेंट हुआ। नॉलेज सोसाइटी से क्या हुआ कि लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज़ आने लग गए, नोबल आइडिया आने लग गए, बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन ओपन होता गया। तो ये सारा एक फोर्स मतलब प्रोवाइड कर दिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो जितनी भी सारे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये सारी चीज़ें नॉलेज सोसाइटी की वजह से ही हुआ। तो ये हमारा था लेक्चर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज सोसाइटी का। आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। और आपको अगर कोई डाउट है BLIS 221 के कोर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट कर दें, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। कुछ टाइम बाद जब ये 221 का जो लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो हम एक क्वेश्चन सीरीज़ भी लेके आएंगे। पिछले 4-5 साल के जो भी क्वेश्चन हैं जो आए हैं एग्ज़ाम में, वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। हम इसमें सारे एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे कवर करने वाले हैं। धन्यवाद।